तजादिस्तान में लाडले और सौतीले तब्दील होते रहते हैं। कभी बाबूजी सौतीले हुआ करते थे, आज लाडले हैं। इसी तरह खिलाड़ी एक ज़माने में लाडले हुआ करते थे, आजकल सौतेले हैं। आसिफ जरदारी देर तक सौतेले रहे, आजकल लाडले और सौतेले के दरमियान पतली सी लकीर पर चल रहे हैं। आइए आज लाडलों और सौतेलों के हकूक़ व फ़राइज़ पर बात करते हैं और ये समझते हैं कि अगर कोई लाडला हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, और अगर कोई सौतेलेपन का शिकार हो तो उसको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले बात जो लाडलों को मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तजादिस्तान में हालात बदलते रहते हैं, इसलिए हर लाडले को इस वक्त के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब वो सौतेलेपन का शिकार हो जाए। दूसरी तरफ जो सौतेला है उसको अपनी खूबियाँ और कोताहियों मद्देनज़र रख कर दोबारा से हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि वो मुश्किल वक्त से निकल सके। मेहरबान दोस्त इकबाल टिक्का मुक़्तदरा और सियासतदानों के हवाले से बताया करते थे कि हुकूमत, अपोजिशन और सारे सियासतदान मिलकर 49% ताकत के हामिल हैं, जबकि रियासत की 51% ताकत मुक़्तदरा के पास है। उनके ख़्याल में यही वजह है कि हुकूमत या अपोजिशन में से जिसकी भी मुक़्तदरा से लड़ाई हो जाए वो जीत नहीं पाता। हाँ, अगर किसी मामले पर हुकूमत और अपोजिशन इकट्ठे हो जाएँ तो तब उनकी आवाज़ में वज़न महसूस किया जाता है। मैं ज़ाती तौर पर आइडियल जमहूरियत का कायल हूँ, जिसके मुताबिक जिसे मकबूलियत हासिल हो वही हुक्मरान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से तजादिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम है। सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी ज़रूरी है। इक़्तिदार हासिल ही उसे होता है जो लाडला होता है, और जो भी सौतेला होता है इससे इक़्तिदार भी छिन जाता है और मुश्किलात भी इसका मुक़द्दर ठहरती हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सौतेले हुए तो न सिर्फ इक़्तिदार से निकले बल्कि काल कोठरी तक पहुँचा दिए गए। भुट्टो ने जेल जाने के बावजूद लचक दिखाने से इनकार कर दिया। जनरल ज़िया हक को यह लगता था कि कब्र एक है और बंदे दो। जनरल ज़िया ने जोश इंतकाम में भुट्टो को कब्र में पहुँचा दिया। तारीख का फैसला अगरचा उलट है कि भुट्टो जिंदा है और जनरल ज़िया फैसल मस्जिद के बाहर दफन होने के बावजूद कब्र पर मेला नहीं लग सका। भुट्टो के कब्र आज भी जिंदा है। मैंने वहाँ लो ब्याहता शादीशुदा जोड़ों को सलाम करने आते देखा है। इस तारीखी हकीकत के बावजूद इस मफरूज़े पर गौर करें कि अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़िया हक कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते तो मुल्क सियासी समाजी बहरानों का शिकार ना होता। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ दोनों ने इस साने से सबक सीखा। बेनज़ीर भुट्टो अप्रैल 1986 में पाकिस्तान वापस आई तो उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल हुआ। इस वक्त तक पीपल्स पार्टी ज़िया हुकूमत और अमेरिका दोनों के लिए सौतीली थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के इन कारकुनों को सख्ती से रोक दिया जो अमेरिका के झंडे जलाते थे और अमेरिका को भुट्टो के कत्ल का जिम्मेदार समझते थे। इससे मुक़्तदरा से जो उनके वालिद को फांसी में मुलव्वस थी मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया और बिलाखिर उनसे मुफ़ाहमत करके मकबूलियत और कबूलियत के इश्तराक से हुकूमत संभाली। हुकूमत संभालने से पहले मुक़्तदरा ने खारजा, ख़जाना और दिफा के वज़ीर अपनी तरफ से नामज़द किए। बेनज़ीर भुट्टो ने लचक दिखाकर इस समझौते को भी कबूल कर लिया। जनरल मुशर्रफ के साथ एनआरओ भी इस लचक और मुफ़ाहमत का आइनेदार था। इस रवैये से ज़ाहिर होता है कि अमली सियासत में लचक दिखाने से रास्ते खुलते हैं और ज़िद करने से अड़ने से रास्ते बंद होते हैं। नवाज़ शरीफ की सियासत में ज़िद और लचक दोनों की आमजिश है। वह मुक़्तदरा से कई बार पंजा आजमाई लेकिन हर बार मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रखा। एक भाई सख्त बयान दे रहा होता है तो दूसरा भाई खुफिया मुज़ाकरात के ज़रिए राह हमवार कर रहा होता है। लचक की यही कामयाब हिकमत अमली है जिसकी वजह से नवाज़ शरीफ आज चौथी बार मुक़्तदरा से सलाह सफाई करके वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए तैयार बैठे हैं। आज के सौतेले खिलाड़ी खान के लाखों करोड़ों हामी हैं, इसलिए जमहूरी कल्चर के फ़रोग़ और इसको जारी रखने के लिए उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ जेल में होने वाली ट्रायल के हवाले से पता चला कि वो भरी अदालत में टांग पर टांग रखे तीसरी कतार में बैठे बैठे ही जजों से मुखातिब हो रहे थे। इससे एक तासर तो ये मिलता है कि वो डटे हुए हैं, लेकिन अमलियत पसंदी का तकाजा है कि वो लचक का मुजाहरा करें, मुक़्तदरा से लड़ाई का तासर दूर करने की कोशिश करें। हर सूरत इलेक्शन में उनकी पार्टी हिस्सा ले और जितनी भी नशिस्तें मिलें वो असम्बली में बैठे। मीडिया पर उनकी दौर में जो ज़्यादतियाँ हुई उनके हवाले से मुआज़रत करें। जजों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई उनकी सफाई दें। खलीजी ममालिक अमेरिका और भारत से अपनी ख्वामख्वाह की लड़ाई बंद करें। सहाफ़ियों की ट्रोलिंग, गाली गलौज का कल्चर, झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा उनकी पार्टी का फ़ायदा नहीं कर रहा बल्कि उल्टा नुकसान कर रहा है, इसे रोकें। आखिर में मुक़्तदरा से भी गुजारिश है कि लाडले और सौतेले का खेल खेलने से रियासत पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है।
مقتدرہ پاکستان کی اہم ترین ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی، لیکن مقتدرہ کا سیاسی کردار سوسائٹی میں تقسیم کی وجہ بنتا ہے۔ مقتدرہ تو پورے پاکستان کی مشترکہ ہے، جب وہ کوئی سیاسی سائیڈ لیتی ہے تو دوسری سائیڈ کے لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اگر سیاسی حوالے سے غیر جانبداری اپنا لی جائے تو مقتدرہ کا مقام اور بلند ہوگا۔ بدقسمتی ہے کہ یہی نواز شریف کبھی سوتیلے کبھی لاڈلے ٹھہرتے ہیں، یہی آصف زرداری لاڈلے صدر ہوتے ہیں اور پھر سوتیلے ہو کر جیل جاتے ہیں۔ یہی حال عمران خان کا ہے۔ 2018 میں اسے مقتدرہ نے انہیں آسمان پر پہنچایا، اب اسے پاتال تک پہنچانے پر مصر ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور عمران خان تو بدلے نہیں ہیں، مقتدرہ ہی رنگ بدلتے رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پہلے اچھا تھا اب برا ہو گیا ہے، یا پہلے برا تھا اب اچھا ہو گیا ہے؟ میری رائے میں مقتدرہ کی اینک تبدیل ہوئی ہے، حالانکہ سیاستدانوں کو اینک لگائے بغیر ایک ہی نظر سے دیکھنا ایک جمہوری فلاحی مملکت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ کیا گیا تو ہم ڈبکیاں کھاتے رہیں گے، ساحل تک کبھی نہیں پہنچیں گے۔